नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार के चौथे चरण में होने वाले उन 5 सीटों की है जिस पर मुकाबले होने हैं और साथ ही साथ जो 40 सीटें बिहार में है उनमें से लगभग आधी सीटों पर मुकाबला संपन्न हो जाएगा। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आज उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज जो चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो प्रमुख सीटें हैं वो है दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और बेगूसराय। एक एक करके इन सीटों पे बात करेंगे। उससे पहले पीछे हुए कुछ घटनाओं को फिर से याद दिलाना ज़रूरी है और इससे ये पता चलता है कि राजनीति इसी का नाम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए जहाँ एक और एनडीए के नेता 40 में 40 सीट जीतने का दावा करते हैं, तो ये सवाल उठता है कि वाकई में ये 2024 के चुनाव में संभव हो पाएगा। जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौटे थे, उस समय भी हमने अपने चैनल पे ये प्रेडिक्शन किए थे कि नीतीश कुमार आए तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो सीटें हैं वो पिछले बार की तुलना में कमेगी। भाजपा अपनी सीटें बढ़ाएगी, ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कमेगी। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो उसमें जनता दल यूनाइटेड को 17 जो लड़े थे उसकी जगह पे 16 सीट दी गई। अब वो भी एक सीट जो इस बार उपेंद्र कुशवाहा को दी गई वो जदयू की ही सीट है, तो एक तरह से वो सारी सीटें उनको वापस दी गई। और इससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जो कैंडिडेट 2019 के चुनाव में लड़े थे, उन्हीं कैंडिडेटों को 2024 के चुनाव में रिपीट कर दिया गया, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जहां से वो चुनाव पिछली बार लड़े थे। 1-2 सीटों की बात अगर आप छोड़ दे तो एक किशनगंज, दूसरा सिवान, इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वही कैंडिडेट रिपीट किए गए। ये कहीं न कहीं इन 40 सीटों के दावे को कमजोर करता हुआ दिखाई स्पष्ट तौर पे देता है इस चुनाव में। या तो इसको यूं कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था और है कि उनकी वजह से उनके जितने भी कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि
नीतीश कुमार को आपने देखा होगा इस चुनाव में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। यहीं आकर कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन फंस गया और इसी कारण से कुछ सीटें निश्चित तौर पे फंसी हैं और 40 का आंकड़ा रिपीट होता हुआ किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा। कुछ न कुछ सीटें निश्चित तौर पे कैंडिडेट चयन के कारण इस बार फंस गए। आप सभी जानते हैं जहानाबाद सबसे प्रमुख सीट है, जहाँ पे ये सीट निश्चित तौर पे पूरी तरह से फंसी हुई है। अगर कैंडिडेट बदल दिए जाते तो बात कुछ और होती। तो इन बातों का जिक्र इसलिए किया गया कि जो 40 की 40 सीटों के दावे किए गए वो कहीं ना कहीं इसमें पेच फंस गया जदयू की ओर से। वहीं दूसरी ओर सिलसिलेवार ढंग से सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मुंगेर सीट की। मुंगेर में ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं, यहाँ जदयू से हैं। 2024 के चुनाव और नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के पहले ये तय था, जिस प्रकार से भाजपा प्लान कर रही थी, जिस प्रकार से उसकी स्ट्रेटजी काम कर रही थी, निश्चित तौर पे ललन सिंह को मुंगेर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जिता सकते थे। ये तय था। आपको याद होगा ललन सिंह ने संसद में किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान दिए थे, वो आज भी पब्लिक डोमेन में है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अमित शाह से जो आज तक पंगा लिया है उसकी दशा क्या हुई है, ये सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये ललन सिंह की खुशनसीबी देखिए कि उनके नेता नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया एनडीए को समर्थन देने का, इस पाले में आने का। इसके चलते ललन सिंह मुंगेर से एक कमज़ोर कैंडिडेट होते हुए आज के डेट में बहुत मजबूत स्थिति में आ गए। कोई ये कल्पना कर सकता था कि ललन सिंह के लिए चिराग पासवान रोड शो करेंगे, नरेंद्र मोदी आकर कहेंगे कि इनको वोट देकर जिताइए? ये सारी बातें अविस्मरणीय है। लेकिन कुछ लोकल फैक्टर, आपको याद होगा चिराग पासवान के जमुई से चुनाव लड़ने को लेकर जिस प्रकार से सारी ताकतें जुट गई थी इस बार कि चिराग पासवान को जमुई से हराना है, वही सिचुएशन ललन सिंह के लिए भी लागू थी मुंगेर से कि उनको किसी भी कीमत में इस बार हरवाना है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने फैसला किया एनडीए में आने का, वही लोग आज ललन सिंह को जिताने के लिए ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जिताना ज़रूरी है, नहीं तो मोदी को एक सीट कम हो जाएगा। तो ये सारे समीकरण ललन सिंह को मुंगेर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मजबूत करता है और वहाँ पर अंतिम समय में अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया
ये कितने कारगर साबित होंगे ये तो समय तय करेगा, लेकिन अनंत सिंह की रिहाई, उनका ललन सिंह के प्रति प्रेम, उनके प्रति दिए गए बयान और ये कमिट करना कि वो 4 लाख वोट से जीतेगा, ये कभी कोई बिहार की राजनीति में सोच सकता था कि अनंत सिंह ललन सिंह को सपोर्ट करेंगे? लेकिन यही राजनीति है, और जो हम आप सोच नहीं सकते वही सारी चीज़ें आज देखने को मिलती है, और उसी को हम लोग सच्चाई के तौर पे देखते भी हैं। आगे बात करें अगर दरभंगा की, तो देखिए दरभंगा में जब गठबंधन नहीं हुआ था तो सबको पता था कि यहाँ पे चुनाव कौन लड़ने वाले, जदयू की ओर से। लेकिन जब गठबंधन हो गया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, और दरभंगा में और ख़ासकर इन जो 5 सीट पे चुनाव हो रहे हैं इस बार, इसमें खास करके मुस्लिम, ब्राह्मण, मल्लाह, कई कई सीटों पर कुशवाहा और यादव भी एक बड़े फैक्टर है। और जब वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसमें ये सीटें जो है मार्जिनल अंतर से, बड़ी मार्जिन से ये एनडीए निकाल लेती है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। ऐसे में मार्जिन कहीं ना कहीं घटेगा, लेकिन सारी बातें आप देखते होंगे, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। आप भाजपा के वोटर से अगर आप पूछेंगे कि क्या आप अपने सांसद से खुश हैं, तो कभी नहीं बोलेगा कि हम अपने सांसद से खुश हैं। लेकिन जब वो वोट करते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमने वोट मोदी के नाम पे किया, हमें मोदी चाहिए, इसलिए मैंने मोदी के नाम पर वोट किया। कैंडिडेट कौन है ये मायने नहीं रखता। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी मोदी एक इतने बड़े फैक्टर हैं जिनके नाम पर बहुत मोटिवेट होकर लोग मतदान करते हैं। और कई सारी ऐसी सीटें होती है जहां समीकरण गड़बड़ाने के बावजूद वो सीट निकल जाती है। बात करते हैं उजियारपुर की। उजियारपुर में नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आलोक मेहता हैं। उजियारपुर जिस प्रकार से इस बार नित्यानंद राय मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी लड़ाई टफ हो गई है उजियारपुर में। और ये जो मैंने बताया आपको कि चिराग पासवान वाली स्थिति जमुई की या ललन सिंह की, ये कहीं ना कहीं उजियारपुर में भी लागू हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम नित्यानंद राय की बात करें तो उनके जो रिलेशंस हैं, चाहे चिराग पासवान से हो, नित्यानंद राय से, जो कम्युनिकेशन जो वो बैठाते हैं, उनके अन्य दलों के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध रहे। और यही कारण है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं अन्य दलों के साथ साथ बीजेपी के, ये एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वहीं जब अमित शाह की रैली थी तो उन्होंने एक बात कहा कि पिछले बार ये कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, आप इनको तीसरी बार जिता कर भेजिए, इस बार उजियारपुर की जनता के लिए
इन्हें और बड़ा पद देंगे। कहने का मतलब है कि ये बताने की कोशिश की गई कि हम इनके साथ हैं, यादव समाज को ये बताने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ जब डॉक्टर मोहन यादव बिहार आते हैं तो ये भी दर्शाने की कोशिश की जाती है कि हम सभी धर्म विशेष को लेकर चलते हैं और हमारे यहाँ कोई एक ऊपर जाएगा, ऐसी कोई अस्थायित्व नहीं है। कोई भी किसी को भी रिवार्ड दिया जा सकता है और उसी का एग्जाम्पल डॉक्टर मोहन यादव है, जो आज के डेट में एमपी के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पे ये सब बातें, ये सब फैक्टर काम करेंगे इस चुनाव में। साथ ही साथ जो बेगूसराय है, देखिए बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। हालांकि गिरिराज सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव है और राजद ने जो सीट शेयरिंग में अपने कैंडिडेट का जो चयन किया और जिस प्रकार से सेल्फ गोल कह सकते अपने मन मुताबिक कैंडिडेट को उतारा चुनाव में, ये कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर देता है। और अगर कन्हैया कुमार जो पिछले बार लेफ्ट से टिकट लेकर वहाँ से चुनाव लड़े थे, अगर वो इस बार गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे हो सकता था कि गिरिराज सिंह इस बार चुनाव ही नहीं लड़ते। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये सीट कांग्रेस को दी ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर कन्हैया कुमार यहाँ से जीत जाता, भाई पढ़ा लिखा है, जेएनयू से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ये तो कितने पास हैं आप सभी जानते हैं। तो जो उनके सपोर्टिव सिस्टम है, उन्होंने कहा कि भाई अगले को दबाओ, ये तो आने वाले समय में तुमसे भी बड़ा नेता हो जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। ये सब कारण से जो कैंडिडेट का चयन हुआ, गिरिराज सिंह यहाँ से भारी पड़ेंगे। और एक और बात मैं दरभंगा के लिए कह दूं कि देखिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी होने के बावजूद भी स्वर्ण समाज जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन न होने की वजह से भी भाजपा को वोट जाता है और वो लोग वोट करते हैं। ये सारी बातें जो है इन सीटों पर बहुत मैटर करेंगे। आपने देखा होगा इस बार तेजस्वी यादव ने भी कुछ नए समीकरण को जोड़ने का काम किया है। जो तेजस्वी यादव को एमवाई की पार्टी कही जाती है, उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा एम को जोड़ा, मल्लाह, और प्लस कुछ सीटों पर कुशवाहा कैंडिडेट को उतार कर कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। ये आप मान के चलिए कि ये तेजस्वी यादव का एक प्रयोग है और इस प्रयोग में उन्हें कितनी सफलता मिलती है, इसका इम्प्लीमेंट आप 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो राजद 0 सीट पे है, अगर वो एक भी सीट जीत जाती है तो हारने के लिए तो उसके पास कुछ है नहीं।
अगर एक भी सीट जीतती है तो बोलेगा देखा ना इतना ये हुआ तो हम फिर भी एक सीट जीत गए ना, मोदी को हरा दिए ना। तो हारने के लिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक भी सीट जीत जाती है तो कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जिस प्रकार से इतने बनते बिगड़ते समीकरण के बावजूद भी उनके जो यूथ वोटर है, MY जो वोटर हैं मुस्लिम और यादव, वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। तो इसके लिए तेजस्वी यादव को उनका शुक्रिया कहना चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी उनके साथ वो टिके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से खासकर यादव समाज को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या लालू यादव के बाद, लालू परिवार के बाद यहाँ पर बिहार में क्या कोई यादव नेता दूसरा है या नहीं? क्या पप्पू यादव यादव नहीं है? गुलाब यादव यादव नहीं थे? राजबल्लभ यादव यादव नहीं थे? तो ऐसा तो है नहीं कि यादव पर लालू यादव एंड फैमिली ने रजिस्ट्री करा के आया कि बिहार में एक ही यादव है, वो है लालू यादव एंड लालू यादव का परिवार। तो इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। हाँ, एक बात तेजस्वी यादव ने की है, जो वो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसके चलते आज सम्राट चौधरी जी को भी ये कहना पड़ा कि हम 2025 चुनाव के पहले 10 लाख रोजगार देंगे। चिराग पासवान ने भी इसकी चर्चा की, स्वरोजगार की बात की। और ये बात सभी को समझने की भी ज़रूरत है कि रोजगार का मतलब सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही हो तो ये कोई भी आ जाए, कितने भी दावे कर ले, ये कभी भी संभव नहीं है। और आज के डेट में अगर आप युवाओं से बात करेंगे तो कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं अपना कुछ करूं, अपने स्किल को डेवलप कर सकूं। यही कारण है कि इस देश में स्किल इंडिया प्रोग्राम जिस तेज़ी से बढ़ा है, इस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे और इस चीज़ को देखेंगे तो जिस प्रकार से कई लोगों ने लोन लेकर योजना अंतर्गत PMRY, जनधन योजना, इन माध्यम से जो लोन उन्होंने लिया है, स्टार्टअप के लिए लोन लिया है, कई ऐसे सेटअप्स आपको मिलेंगे जो खुद काम कर रहे हैं, अपने अंदर में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो वो भी रोजगार की ही श्रेणी में आता है। यह चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर कोई नेता ये कहता है कि हम सारी की सारी सरकारी रोजगार ही देंगे, तो ये किसी जिंदगी में संभव नहीं है, कोई नहीं दे सकता। आप इन्वायरमेंट को ऐसा डेवलप करें, इंडस्ट्रीज़ को लाएं, वहाँ पर अगर आप बिहार के लिए काम करना चाहते हैं तो आज जो बिहार में इंडस्ट्री का इतना खस्ता हाल है, आप उस पे काम करें। सिंगल विंडो पॉलिसी आप बनाएं जिसके चलते यहाँ पे आसानी से रोज़गार जनरेट हो सके, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ सके। उसमें आप प्रीफर्ड करें कि 80% कम से कम बिहार के लोग हों जिन्हें आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। और जब तक ये प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक रोजगार की स्थिति यहाँ क्या पूरे देश में नहीं सुधर सकती। और इस पे सरकार किसी की भी हो, उन्हें सोचने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है
और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद और जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, उम्मीद करते हैं इन पार्टियों से कि इस रूप में कुछ अच्छा सोचेगी, बिहार का भला करने के लिए कुछ प्रयास करेगी। तो ये हमारा 5 सीटों का विश्लेषण था। आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगे फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है नई नई चीज़ों को सीखने का, बताने का, आपसे शेयर करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।